Now we are starting next topic. Interhalogen compound. Interhalogen, it means two type of halogens and both are mixing together. And after mixing, one new product will be formed. That X dash. Because both are halogen and halogen is written as a X. The first one, the definition is when two different halogens react with each other and form one compound, and the compound, productive compound, is called as interhalogen compound. Okay, I have written four types: X dash, X dash का क्यूब, X dash का 5, X7. इट मीन्स सिंपल सी बात, वन इज कॉमन जिसको आप सेंट्रल एटम कहेंगे, वो है XX, और जो बीच में होगा ये 101% है कि उसका साइज बड़ा ही होगा। क्यों? अगर मान लो मुझे कुछ चीज इसके साथ में जोड़नी है, जैसे ये वाली चीज है, इसके साथ में मुझे किसी का अटैच करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो बड़ा वाला होता है वो छोटे वाले प्रोडक्ट्स को साथ में लेता है। 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं कहूं कि IF7, इट मीन्स एक होगा एटम जो सेंट्रल एटम होगा और वही छोटे छोटे एटम को अपने आसपास जोड़ेगा। कभी भी छोटा एटम बड़े एटम को नहीं जोड़ पाता है ना। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। एक बड़ा व्यक्ति है, जैसे अपने फादर है, वो बच्चों को लेके घूम रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बच्चे लेके पापा घूम रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। जो पावरफुल होता है वो लेस पावरफुल को साथ में लेकर बॉन्ड बनाता है और उसके बाद में क्लब करके मॉलिक्यूल बनाता है। हमेशा याद रखना है, जो सेंट्रल एटम होगा इसका साइज हमेशा बड़ा होगा। तो हमने एक कंक्लूजन निकाला कि जो X होगा, जो कि हम सेंट्रल एटम की तरह देख रहे हैं, वो हमेशा लार्जर होगा। आपको जो 4-5 चीजें ही याद रखनी है। पहली चीज, X क्या होगा, लार्जर इन साइज होगा। दूसरी बात, जो X डैश होगा वो स्मॉलर होगा, जैसे ये X डैश स्मॉलर है, ये सारे मैंने X डैश को साइड में लिख दिया और यहां पर मैंने लिख दिया X, सिंपल सी बात। दूसरी बात, हमने अब तक क्या पढ़ा है कि जिसे साइज बढ़ता है, साइज छोटा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो ऑब्वियसली इसकी, जिसका छोटा साइज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो जिसका साइज बड़ा होगा क्या होगा, इसकी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होगी। इंपॉर्टेंट बात देखिए, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये आपकी बुक में साफ साफ लिखा है, द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ X इज मच मोर देन X डैश। पहली चीज। दूसरी चीज, रेशियो के बारे में लिखा है, इनकी रेडियस कैसी होगी। अगर मैं रेडियस के बारे में बात करूं तो इसकी रेडियस कितनी होगी, ये वाली रेडियस, इसकी रेडियस इतनी रेडियस। तो ये कह रहा है कि X की रेडियस निकालो और X बार की रेडियस निकालो, इन दोनों का रेशियो निकालो। इनका रेशियो जितना ज्यादा आएगा, समझ लेना कि उसमें जो कंबाइंड होने वाले जो साइड वाले प्रोडक्ट है, साइड वाले जो एटम्स है, वो उतने ही ज्यादा रहेंगे। जैसे मैंने IF7 की बात की, आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता। अगर मैं एक हेलोजन की ग्रुप की बात करूं तो क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे की तरफ जाएंगे, साइज बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, शेल बढ़ते जाएंगे, साइज बढ़ता जाएगा। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा। हम फ्लोरीन से रेट करा रहे हैं, तो फ्लोरीन का सबसे छोटा साइज होता है, क्योंकि उसमें दो ही तो सेल है, K सेल और L सेल, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम, तो उस हिसाब से साइज और कम है। अपने जो जेड इफेक्ट सबसे ज्यादा है इसका अपने पीरियड में, तो ग्रुप में सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का, सबसे बड़ा आयोडीन का। अगर मैं रेशियो निकालूं इनकी रेडियस का, सबसे ज्यादा निकलेगा, सबसे ज्यादा निकलेगा। इसीलिए आप देखिएगा कि आई जो होता है, आयोडीन और फ्लोरीन, इनके बीच में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा, IF7। यही तो बात बोली गई है कि ये रेशियो जितना ज्यादा होगा, साइड में लगने वाले एटम्स उतने ही ज्यादा होंगे। ये बात आपको, ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गया। तो दो चीज समझ में आई, X क्या होगा, लार्जर होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी। इसका रेशियो जितना ज्यादा होगा, साइड वाले एटम जो लगने वाले हैं वो उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक है ना। ये अब इनके रेशियो, जैसा कि ये एक और बात लिखी है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है ना, वो IF7 ही है।
उसका रीजन अभी मैंने बताया था कि रेडियस जो रेशियो है रेडियस ऑफ आयोडीन एंड क्लोरीन, अगर मैं इसकी जगह क्लोरीन लिख दूं तो क्या होगा, क्लोरीन का साइज ज्यादा होता है, उस केस में रिजल्टेंट कम निकलेगा। तो और ब्रोमीन रख देंगे तो और साइज ज्यादा और कम निकलेगा। लेकिन आयोडीन आई बाई आई तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, क्यों, हमको दो डिफरेंट रखने हैं। तो मैक्सिमम जो रेशियो है वो आयोडीन और फ्लोरीन के बीच में रहेगा। इसीलिए आप देखना कि सबसे ज्यादा 7, ये जो 7 है एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स, ये इसी में मैक्सिमम है। ये बात आपको पूछा जाता है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन। देखो इसमें आपको सबसे पहले क्या बताया गया था, सबसे पहले बताता है ये दोनों हेलोजन होने चाहिए, ये दोनों हेलोजन। तो अब प्रिपरेशन हम कर रहे हैं कि दो तरह के हेलोजन है, देखो सब जगह दो तरह के, एक्स और एक्स बेस, ठीक है ना, ये दो तीन तरीके से प्रोडक्ट बनाएंगे। तो हमने क्या किया कि दो डिफरेंट तरह के हेलोजन लिए। पहले में लिए क्लोरीन और फ्लोरीन। जब क्लोरीन और फ्लोरीन लेंगे तो क्या होगा, तो वो कह रहा है कि जब ये इक्वल, जब ये 1:1, इसका मतलब है ये कैसा है, ये इक्वल अमाउंट में, इक्वल अमाउंट रेशियो में लेंगे तो क्या बनेगा, ClF बनेगा ओनली, सेम रॉ मटेरियल। लेकिन अब देखिए, अब मैंने एक्सेस में दे दिया, जैसे मान लो इसका दे दिया, क्या दे दिया, 1:3 का रेशियो ले लिया। जैसे ही रेशियो चेंज किया, देखो प्रोडक्ट देखिए, नया प्रोडक्ट बन गया। मतलब सिंपल सी बात, अगर आपको बोल दे कि रेशियो अगर डिफरेंट करके दे दे, फिर बोले प्रोडक्ट निकालिए, तब आप याद रखिएगा कि प्रोडक्ट उसी तरीके से बनेगा जो कि एक्सेस में जो चीज है। यहाँ फ्लोरीन एक्सेस में है तो यहाँ भी फ्लोरीन एक्सेस में लिखा जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे फ्लोरीन 1:1 है तो वो, अच्छा बाकी चीज आप बोले क्लोरीन को क्यों नहीं लिखा है, इससे पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि जो सेंट्रल एटम होता है वो बड़ा वाला होता है, वो एक ही रहेगा, उसके पास में जो है उसके नंबर चेंज होंगे। और उस केस में क्या हो रहा है, फ्लोरीन स्मॉलर है, जो स्मॉलर होते हैं उसके नंबर चेंज होंगे, कभी 1 होगा, कभी 3, कभी 5, कभी 7। ओके, साइड वाले एटम वो रेशियो पे डिपेंड करेंगे। तो यहाँ पे फ्लोरीन का ही नंबर चेंज हो सकते हैं क्योंकि फ्लोरीन का साइज इससे बड़ा, सिंपल। अब वो इंपॉर्टेंट बात क्या देखनी है, पहली बात देखनी है कौन एक्सेस में, यहाँ फ्लोरीन एक्सेस में है तो यहाँ एक्सेस आ जाएगा, और वैसे भी बैलेंसिंग करोगे तो उस तरीके से आ ही जाएगा, ठीक है ना, उससे भी पता पड़ जाएगा आपको कि फ्लोरीन को जैसे ही बढ़ाया और यहाँ पे अपने आप ही नंबर बढ़ जाएंगे। क्लियर, इंपॉर्टेंट बात, ये लेस टेम्परेचर पे हो रहा है, ये मोर टेम्परेचर पे हो रहा है। क्यों, ये मोर टेम्परेचर इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि ज्यादा फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ना है, उसको अलग करना है, फिर बाद में यहाँ ऐड भी करना है, ठीक है ना, तो वहां ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। ओके, यहाँ कम है, रेशियो कम है, कम मटेरियल है, उस केस में क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 100 ml 100 ml, पर यहाँ 100 ml तो यहाँ 300 ml 400 ml हो गया, मटेरियल ही ज्यादा हो गया। उसके अलावा बॉन्ड अलग तोड़ना है, फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है ना, इसके बाद 573 केल्विन रिक्वायर्ड, यहाँ 437 केल्विन रिक्वायर्ड। पहली चीज, सेम फॉर्मूला यहाँ भी लगेगा, क्या है यहाँ पे कि आयोडीन और क्लोरीन इन दोनों के बीच में मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ। यहाँ पे भी वही इंटर हेलोजन हुआ, इंटर हेलोजन में अब बड़ा कौन होगा, आयोडीन बड़ा हुआ, तो यहाँ आयोडीन आएगा और उसके साथ में क्लोरीन आएगा। इसका मतलब संख्या क्लोरीन की ही चेंज होगी। पहला केस देखिए 1:1, इसका मतलब ये क्या है, इक्वल अमाउंट है, इक्वल अमाउंट होगा तो ये बनेगा। जैसे ही आपने क्या किया, क्लोरीन की संख्या एक्सेस की, क्लोरीन की संख्या एक्सेस की, तो यहाँ पे क्लोरीन शो कर देगा, कितनी अच्छी बात है। जो चीज एक्सेस हुई है वही चीज आपको याद रखनी है, कितना है, ठीक है। अब ये क्लोरीन एक्सेस हुआ, अब यहाँ पर भी वही फॉर्मूला, क्लोरीन का साइज यहाँ पर आयोडीन से छोटा है, तो जो पास वाले जो नंबर एटम होंगे वो क्लोरीन के चेंज होंगे। आयोडीन तो सेंटर एटम है यहाँ पे, तो आयोडीन तो चेंज होगा नहीं क्योंकि वो तो सेंटर वाला आइटम आयोडीन, ये क्लोरीन यहाँ लगा तो ये चेंज होगी। और वो क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने क्लोरीन ज्यादा मिला दी, जो मिला दी तो वहां पे ऐड हो गया। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि देखो 1:2, यहाँ पे क्या होगा 1:3, यहाँ 3 है वो एक्सेस में, उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बने। एक चीज और देखिए, ब्रोमीन और फ्लोरीन के बीच में बनाएंगे तो क्या बनेगा, तो सिंपल सी बात है, इसमें साइज छोटा किसका है, फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन साइड में आगे लगेगा, ब्रोमीन मतलब सेंटर एटम है। ब्रोमीन और ये हो रहा है तो मैंने कहा कि इसको डाइल्यूट कर दिया, पानी डाल दिया, फ्लोरीन तो डाला पर उसमें पानी अलग डाल दिया, अब क्या हो गया, लिक्विडिटी बढ़ गई, तो पार्टिकल दूर दूर हो गई।
ठीक है ना। अब दूर दूर हो गए तो अब अटैच हो नहीं रहा है, क्योंकि दूर दूर हो गए ना, तो दूर दूर होने, डाइल्यूट होने के कारण से ये पार्टिकल दूर दूर हो गए, अटैच नहीं हो रहे, तो यहाँ पे ओनली 3, केवल 3 फ्लोरीन ही आकर यहाँ ब्रोमीन से जुड़ पाए। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लोरीन एक्सेस में, इसका मतलब कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो गया, ज्यादा एटम्स आसपास आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं तो ज्यादा से दोस्ती होगी, ज्यादा से दोस्ती होगी तो ब्रोमीन या अभी ब्रोमीन के पास में 5 एटम्स आके जुड़ रहे हैं। तो कितना सिंपल सी बात है, पहली बात पास पास होंगे तो ज्यादा बॉन्डिंग होगी, क्योंकि आएंगे तभी ना बॉन्ड बनेगा। पहले दूर दूर होंगे तो ऐसा तो नहीं सेंटर एटम सब तरफ जाके घूम के बनाता रहेगा, और अगर मूव करेगा तो उसके इसमें इधर, जैसे मान लो यहाँ से मूव करके इधर आया, तो हो सकता है कि 2 यहाँ लगे हो, तो ये कहेगा मैं उधर रहना चाहूँ, तो वो टूट जाएगा। तो मेन बात है कि अगर एक सेंटर एटम के आसपास पहले से ही कोई सब लोग आ गए, तो इसको सेंटर एटम को आसानी रहती है बॉन्ड बनाने में। तो ये कह रहा कंसंट्रेट फॉर्म में आसान होंगे, इसलिए यहाँ ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड बना, ठीक है ना। और यहाँ पर ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, क्योंकि वो डाइल्यूट हो गया है, पानी के रूप में आगे की तरफ मूव कर रहा है। ये कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है कि अगर मान लो हमने x और x बार डैश के बीच में जब प्रोडक्ट बनाना चाहा, तो बोले इतने टाइप प्रोडक्ट बनेंगे। अगर मैं ये वाला प्रोडक्ट बनाऊं, ठीक है ना, 1 1 वाला, ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, बड़ा और छोटा, तो सबसे छोटा तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन और फ्लोरीन बनाना नहीं है। फिर नेक्स्ट आएगा क्लोरीन, क्लोरीन और फ्लोरीन, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब फ्लोरीन से रिएक्ट करेंगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। क्लोरीन फ्लोरीन, ब्रोमीन फ्लोरीन, आयोडीन फ्लोरीन, यहां तक तो हुआ। फिर अब बात करते हैं क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन और क्लोरीन तो करेगा नहीं, तो क्लोरीन तो ब्रोमीन क्लोरीन कर सकता है, ठीक है ना, आयोडीन क्लोरीन कर सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब ये आया आयोडीन और ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन ब्रोमीन करेगा नहीं, आयोडीन और ब्रोमीन कर सकता है, तो ये इतने तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। पर सेम तरीके से यहाँ पे क्या होगा, एफ तो बनेगा नहीं, सेम ये तो बना दिया मैंने कैसा, तो यहाँ ये 1:1 है, और यही 1:3 है, और यही 1 यहाँ पे बनेगा नहीं वो, ठीक है ना। तो ये ClF3, BrF3, IF3 ये बन गया। क्यों, क्योंकि इनका जो रेशियो है हमने बताया था रेडियाई, वो तो 3, ये आराम से ये हो सकता है क्योंकि फ्लोरीन बहुत छोटा है। अब याद देखिए आप, आयोडीन और क्लोरीन, केवल क्लोरीन तक ये देखिए, इसके बाद देखिए ब्रोमीन बड़ा हो जाता है, उसके इसमें क्या होगा, 3 ब्रोमीन लगेंगे, एक आयोडीन के पास में क्लोरीन लग गया, ठीक है, ये भी ठीक है, लेस स्टेबल ही है, समझिए। यहाँ लिख भी रखा है ABC का मतलब, देखिए नीचे की तरफ, A का मतलब है वेरी अनस्टेबल, ये वेरी अनस्टेबल, ठीक है ना। दूसरी बात, B का मतलब लिखा है यहाँ पे, द प्योर सॉलिड इज नॉट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। ये B का मतलब ये वाली चीज, ये तो अनस्टेबल लिखा, अनस्टेबल, स्टेबल नहीं है। नीचे लिखा है प्योर फॉर्म नॉन इज नॉन एट, और यहाँ C का मतलब देखिए, ये लिखा है C, इसको क्या लिखा है यहाँ पे, डाइमेरी, ये क्या, डाइमेराइजेज 8 क्लोरीन ब्रिजेस डाइमर I2Cl6, ये डाइमर बनेगा। डाइमर कैसे होगा, एक्चुअली में क्या होता है, जैसे हम एसिटिक एसिड पे डाइमर बनाते हैं, तो एक प्रोडक्ट इधर से बनता है, एक प्रोडक्ट इधर से बनता है, तो ये डाइमर में क्या होता है, एसिटिक एसिड में भी 2 हुआ था, तो इसको भी जब डाइमर करेंगे तो H2Cl6, इससे डाइमर इस तरीके से बनेगा, 2 से इंटू होगा, I भी 2 से होगा, Cl भी 2 से होगा, इट मींस ये डाइमर के फॉर्म में है। तो यहाँ क्या लिखा है इसमें, डाइमराइजेज एज क्लोरीन ब्रिजेस डाइमर, क्लोरीन जो होता है ना वो ब्रिज करेगा, ठीक है। ये बात देखिए, पर इंपॉर्टेंट बात देखिए, जैसा जैसा साइज बड़ा होता जाएगा, इनका साइज बड़ा होता जाएगा, सेंटर एटम के पास में जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो कमजोर होती जाती है, फिर इसके बाद में प्रोडक्ट बनना आसान नहीं है। यहाँ देखिए आयोडीन के साथ फ्लोरीन है, फ्लोरीन तो छोटा है, तो यहाँ भी बना रहा है, यहाँ भी बना रहा है, यहाँ भी बना रहा है, ठीक है ना। पर यहाँ क्लोरीन, अब 5 आ गए क्लोरीन, तो 5 फ्लोरीन आ गए, तो क्लोरीन में भी दम नहीं है, हाँ है बिल्कुल, ये रहा क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन तक तो बात समझ में आ गई। पर क्लोरीन का एटम देखो यहीं पे है, फ्लोरीन तो मैं समझ में आ रहा है कि छोटा है साइज तो बना लेगा, क्लोरीन देखो साइज बड़ा हुआ था, क्यों 3 तक क्या पाया, 5 भी नहीं आया, और 7 की तो बात ही छोड़ दो। 1 1 तो प्रोडक्ट सब बन जाएंगे, क्योंकि इतना कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसको स्टीयरिक हिंड्रेंस भी बोलते हैं। यहाँ पर लेस स्टीयरिक हिंड्रेंस तो है, पर लेस है, यहाँ पे इतना ज्यादा हो गया है कि ये वाला
ICl5 5 वाला बना ही नहीं। तो 5 अगर क्लोरीन आएंगे तो इतना स्टीरिक हिंड्रेंस होगा, इतना कॉन्फ्लिक्ट होगा कि दूर दूर जाएंगे, तो ये तो बना ही नहीं है। और ये बात मैंने आपको बता ही दिया था कि नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम के बारे में बताया था कि यही रहेगा, क्योंकि रेडियस का जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा इसी में मिलता है। अब इसके बारे में आपको बता रखा है कि क्लोरीन ये फ्लोराइड है, इसका क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज दे रखी है। ये होती है कलरलेस गैस, ये पेल ब्राउन गैस। वैसे ब्रोमीन जो होती है वो रेड कलर की होती है, तो ब्रोमीन का ज्यादा ही उसमें प्रभाव तो सेंटर एटम का ज्यादा होता ना, तो यहाँ क्या लिखा है, पेल ब्राउन गैस। ओके, क्लोरीन और फ्लोरीन के खास कलर नहीं होता, तो कलरलेस। यहाँ पे ब्राउनिश, ब्रोमीन का रेड कलर होता है, रेड के कारण से हल्का सा उसको ब्राउन में, रेड और ब्राउन में कोई खास फर्क नहीं है, इसलिए ब्राउन गैस। पर ये वाली सारी इसमें गैसेस ज्यादा है। तीसरा देखिए, डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपिकली गैसेस, ठीक है, ये दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपिकली गैसेस है तो गैस ही ना, पर ये जो है ना स्पेक्ट्रोस्कोपिक होती है एक, उसी में से पता ही किया है उन्होंने, तो ये दोनों गैस मिली है। दूसरी बात ये क्या है, आयोडीन और क्लोरीन, ये है रूबी रेड सॉलिड। अब सॉलिड आ गया नीचे की तरफ, आपको मैंने बताया था ना, नीचे की तरफ आएंगे तो सॉलिड बढ़ जाएगा, यहाँ आयोडीन का प्रभाव ज्यादा है, आयोडीन तो सॉलिड फॉर्म में ज्यादा रहता है ना। तो ये रूबी रेड सॉलिड अल्फा फॉर्म एंड ब्राउन रेड सॉलिड वो बीटा फॉर्म, मतलब दो फॉर्म होते हैं इसके, ठीक है ना। एक तो है रूबी रेड और एक है ब्राउन रेड, पर है तो रेड ही, ठीक है ना। नीचे वाला और ये भी रेड है और ये भी, ये वॉयलेट जैसा होता है, आयोडीन वॉयलेट जैसा होता है, तो इन दोनों का मिक्सअप जो होगा तो वो क्या होगा, ब्लैक सॉलिड। ये ब्लैक सॉलिड है, समझ में आ गया, ये ब्लैक कलर का सॉलिड है। सॉलिड तो ये भी है ये, पर ये कैसा था, ये आपको रूबी रेड और एक रूबी रेड था और ब्राउन रेड था, ठीक है ना। और ये आपको दोनों आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक गैस, ऊपर वाली सारी गैसेस। तो ये कोई बहुत बड़ी अच्छी, मतलब इसको ज्यादा पूछते नहीं है, बस एक याद रखना है। जैसे मैंने बताया ना, येलो ग्रीनिश येलो रेड एंड वॉयलेट, ये बात मैंने बताई थी, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए, बस उसी का मिक्सअप कर दिया गया है, ठीक है ना। तो वो मिक्स होने के बाद कलर भी मिक्स हो गया, सिंपल। अगला देखिए, इसकी बात करें तो यहाँ तो कोई बात ही नहीं, कलरलेस गैस, ये भी कलरलेस थी, ये भी कलरलेस गैस, ठीक है ना। नीचे की तरफ आओ, ब्रोमीन येलो ग्रीन लिक्विड, ये वाला येलो पाउडर, IF3 येलो पाउडर, ICl3, अब यहाँ पे अब सॉलिड आ गया, ऑरेंज सॉलिड, ठीक है ना। और IF5 कलरलेस गैस, ये कलरलेस गैस, ठीक है ना, बट ये सॉलिड हो जाएगा 77 केल्विन पे। नीचे वाला कलरलेस लिक्विड, ठीक है ना, ये वाला कलरलेस लिक्विड, ये वाला कलरलेस गैस, ठीक है। ये आपको प्रॉपर्टी ऐसे कोई नहीं पूछता, पूछते क्या है, पूछते हैं शेप। अब वो शेप कैसा होगा, अब इसको इंपॉर्टेंट बात है शेप समझानी। इसका कोई शेप नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो लीनियर फॉर्म में है, इसका क्या शेप होगा, ये तो लीनियर है, कुछ नहीं है, दो चीजें आपस में जुड़ी हुई है, कैसे भी जोड़ दिए किसी भी एंगल पे, कोई खास शेप नहीं है। शेप शुरू होता है इससे, कैसे शुरू होगा, अब मैं दो चीज का शेप बताऊंगा, एक तो इसका बताऊंगा जिसका आएगा बेंड टी शेप, और इसका भी सेम ही है, इन दोनों का शेप बता दूंगा ताकि ये है बेंड टी शेप, ठीक है ना। इसका भी बताऊंगा मैं आपको, क्लोरीन से रिलेटेड, इसका कैसा होगा, क्लोरीन के ऊपर देखिएगा 5 बॉन्ड है, तो एक तो स्क्वायर बनेगा, उसके ऊपर पिरामिड बनेगा, तो ये होगा स्क्वायर पिरामिडल। एक ये वाला भी बता देंगे आपको, IF7, ये कैसा होगा, इसमें 5 तो बीच में रहेंगे, 2 ऊपर रहेंगे, तो क्या होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिड। तो ये तीनों शेप मैं आपको समझाता हूं कि क्या ऐसा बना, और उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट वन देखिए, हम I और I'3 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, सेंट्रल एटम X और X डैश साइड में लगने वाले एटम्स, ओके। हमने कहा कि इस तरीके का है, तो रियल में क्या हो रहा है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 सिग्मा, इट मीन इसका जो अगर हम बात करें तो कैसा बनेगा, हाइब्रिडेशन बनेगा यहाँ पर sp3d,
और sp3d अगर आप काउंट करेंगे तो क्या होगा, तो ये तो ऐसा बनना चाहिए नहीं कि मतलब यूं, मतलब अगर बात कर रहे हैं तो बाई पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिड बनना था, पर ये कैसा बन रहा है, ये ऐसा। इसकी दो पॉसिबिलिटीज है। अगर मैं फ्लोरीन को इधर और इधर मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखूं, फ्लोरीन अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखूं और इनको एक्सियल पोजीशन पे रखूं, तो क्या होगा कि एक्सियल में मतलब होता है ऊपर और नीचे, और बीच में इक्वेटोरियल में क्या है फ्लोरीन, इनके बीच में कितना एंगल होगा बाद में 120, और लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में ये 180। मतलब समझ में आया कि मिनिमम रिपल्शन है। देखो अगर मैं इसको इस तरीके से रखता हूं तो मिनिमम रिपल्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां बनाता हूं कि मैंने क्लोरीन रखा है और इस तरीके से रखा है, ये सही नहीं है, ये मैं बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ये है गलत। इसमें आप कह रहे हो कि ये है इक्वेटोरियल और ये है एक्सियल। एक्सियल में तो 180 का एंगल है तो मिनिमम रिपल्शन हो गया, और एक्सियल पोजीशन में 120 का एंगल है तीनों में। बट प्रॉब्लम ये है एलपी और बीपी के बीच का रिपल्शन देखिए कि ऊपर से भी 1 2 3, नीचे वाले से देखिए, नीचे वाले से 1 2 और 3, इसका मतलब ये तीन का एलपी बीपी, नीचे 3 रिपल्शन ऊपर 3 रिपल्शन, इट मींस ये तो बहुत ज्यादा है। अगर बीएसईपीआर थ्योरी की भी बात करें तो क्या बोलता है वो कहता है कि रिपल्शन जो होता है भैया कि इनमें लोन पेयर में सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन इज मच मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, एंड इट इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो रियल में क्या है कि चलो बॉन्ड पेयर तो कम से कम रिपल्शन है, पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन 6 है। तो वो कह रहा है अगर इसको इस तरीके से इनको इक्वेटोरियल रख दिया जाए, जैसे ये है इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन के कारण से क्या हो रहा है कि यहाँ पे और यहाँ पे ये दो ही, और वो भी 90 एंगल पे दो ही रिपल्शन हुआ, और ये वाला तो 120 एंगल पे हो गया। तो इस केस में क्या हो रहा है, हम मिनिमम रिपल्शन करना चाह रहे हैं। चलो ये वाला एंगल पहले 120 था तो अब ये आ गया, सॉरी ये है 180 से हमने 120 पे ला दिया। यहाँ इसके बीच में कितना एंगल है 120, कि 180 से 120 ले आए, लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन तो कम हो गया ना, इस केस में मोर स्टेबल। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो कि 180 120 से बढ़ना चाहता है, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को रिपल कर रहा है, ये ना रिपल कर रहा है, ये रिपल करके ये इधर जाना चाहिए, ये इधर जाना जाएगा, तो क्या होगा, चलो ठीक है, ये मूव करता हुआ कहाँ जा रहा है, ये कह रहा है कि एक दूसरे को रिपल कर रहा था, ये इसने इधर, तो रियल में हमने क्या कहा था, ये यहाँ था, ये फ्लोरीन यहाँ था, यहाँ से खिसक के इधर आ गया, ये वाला यहाँ से खिसक कर इधर आ गया। पर इस केस में भी आप अगर यूं देखोगे तो ये इस तरीके से, तो भी ये टी शेप ही तो है, ये अभी भी टी शेप है, पर थोड़ा सा बेंड हो गया। और ये बेंड क्यों हो गया, क्योंकि ये रिपल्शन, ये सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, तो ये चाहता है थोड़ा और ऊपर जाए। पर ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात करें जिसमें इनके और इनके बीच में रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये रिपल्शन कम करने के लिए आपने ये शेप सबसे बेस्ट रहा। इसीलिए आप देखिएगा कि ये x और x3 के बीच में सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है बेंड टी शेप, बेंड टी शेप। सेम तरीके का यहाँ पे लिखा ब्रोमीन में भी इसी तरीके से कि टोटल कितने हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स। अगर आउटर सेल की बात करें तो इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। सेम क्लोरीन में भी ऐसा ही था, क्लोरीन में क्या था 2 8 7, मतलब आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 2 4 5 6 7, यहाँ पर वही 2 4 3 4 2 4 5 6 7। तो सेम तरीका, बस वही है कि इक्वेटोरियल में रखा है इनको, तो इस केस में क्या हुआ, ये इक्वेटोरियल में रख दिया ये लोग। अब क्या हुआ, रिपल्शन किया, चलो रिपल्शन कर दिया। इस केस में क्या हल्का था, इसको मूव करवा दिया तो बेंड हो गया, तो ये भी बेंड टी शेप। ये आपकी बुक में साफ साफ लिखा है इस तरीके से, ये आपकी बुक में यहाँ पे बना हुआ है कि ब्रोमीन BrF3 में बेंड टी शेप होता है, उसको समझाइए, उसको बस यही है। दो पोजीशन है इक्वेटोरियल एक्सियल, और एक्सियल में रखेंगे तो यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगा, इसलिए इसको अनएक्सेप्टेड थ्योरी है ये।
और BSEPR ये बोलती है कि अगर ऐसा बनाओगे बेंड टी शेप बनेगा, लेकिन ये स्टेबल रहेगा मॉलिक्यूल, इसीलिए आप देखना बेंड टी शेप रहता है इनका। अब ClF5 की बात करें तो वापस वही चीज, यहाँ पर जो X है वो है क्लोरीन, फ्लोरीन क्या होगा यहाँ पे X डैश क्या है यहाँ पर क्लोरीन, इसमें तो कोई मोर प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि छोटा है वो। अब यहाँ पे क्लोरीन की बात करें कितना है इसका 2, 8 एंड 7, तो क्लोरीन की बात करें ये लो क्लोरीन, इसके पास में आपको 7 बनाना है 1 2 3 4, ठीक है ना, और टोटल आप लोग कितने 5 है, ये तो हो गया 4, इसके बाद ये 5 और यहाँ 7। तो इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर एक जो लोन पेयर है वो कहाँ रहेगा नीचे। अब इसको आप मिलाइए, जब मैंने ये चारों फ्लोरीन मिला दिया तो ये तो बन गया स्क्वायर, ये देखिए ये वाला स्क्वायर 4 हो गए, इसके बाद 5वां देखिए ये इस तरीके से, ये पिरामिडल शेप बना, जिसमें देखिए ये इस तरीके से ये पिरामिडल, ऊपर पिरामिड स्क्वायर, तो इस लिए वर्ड लिखेंगे स्क्वायर, इसके लिए लिखेंगे पिरामिड, ये कभी भी नहीं आता है, ये एक LP है इसके साथ में, पर ये सबसे बेस्ट शेप रहता है। इसीलिए आप देखना कि हर जगह क्या लिखा हुआ है कि जो 5 वाला है वो किस फॉर्म में रहता है, ये रहता है स्क्वायर, स्क्वायर इसके लिए कहा गया है, ये वर्ड इसके लिए, पिरामिडल इसके लिए कहा गया है, ओके ये इस तरीके से। और इसके अलावा भी इसमें टोटल कितना है 1 2 3 4 5 और ये 6 सिग्मा की बात आती है तो क्या होगा sp3d2, और इसमें तो ऐसा ही बनना था, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, ये तो 11th में भी यही चीज थी, ठीक है ना। अब हम IF7 की बात कर लेते हैं, IX-7, इसमें हमने क्या लिया था, केवल एक पॉसिबिलिटीज है, कौन सी है IF7, यहाँ पर X क्या है I, X डैश क्या है X डैश है फ्लोरीन, इसका जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसमें क्या होगा लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर हम आयोडीन को सबसे पहले बनाएंगे और 7 इलेक्ट्रॉन को सेट करेंगे। पहली बात यहाँ ये 7 है, इट मींस अब ऊपर और नीचे की बात करें तो ऊपर एक फ्लोरीन नीचे एक फ्लोरीन, इससे ज्यादा तो फ्लोरीन सेट हो नहीं सकते हैं। बाकी बचे अब 5, जैसे 2 तो यहाँ पर हमने क्या किया एक्सियल पोजीशन हो गया, एक्सियल पोजीशन पे हो गया, ठीक है ना। दूसरे जितने बाकी बचे हैं ये हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे। इक्वेटोरियल पोजीशन को जैसे टोटल 360 होता है उसका इक्वल करेंगे 360/5, क्योंकि 5 टोटल शॉट सेट करना है तो कितना होगा कि 535 72 डिग्री के एंगल पे, तो ये यहाँ पर हम ऐसे सेट करेंगे 1 2 3 4 5, ओके। यहाँ पे आप फ्लोरीन को ये ऐसे मैंने फ्लोरीन सेट कर दिया, ओके। इन दोनों इनको मिलाइए आपस में, तो ये देखिए ये क्या है, ये एक पेंटागन बन रहा है और यही पेंटागन फिर बाद में इससे भी एंगल बनाएगा, देखिए, और नीचे वाला भी देखिए इस तरीके से बनाएगा। तो इस केस में देखिए नीचे की एक तो बीच में बना है पेंटागन और ऊपर और नीचे एक पिरामिड बना है, तो इसका नाम क्या रखा जाएगा, इसका रखा जाएगा पेंटागोनल। पेंटागोनल क्यों, क्योंकि ये बीच वाली चीज पेंटागोनल। दूसरी बात ऊपर और नीचे की तरफ क्या है पाई पिरामिड है, ये देखिए ऊपर एक पिरामिड है नीचे एक पिरामिड है ऊपर एक पिरामिड है, तो 2 हो गया, तो यहाँ पे बाईवर्ड आ गया, तो 2 पिरामिड, तो ये पेंटागोनल बाई पिरामिड। इस तरीके से क्या हुआ आपने शेप बताया, तो मेन तो इसमें क्या है, इसमें शेप मेन है। और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि किसको सेंटर में रखना है किसको साइड में रखना है ना। ICL5 में क्या था कि 4 यहाँ रखा एक ऊपर रखा तो एक पिरामिड बना, तो वहां बाई वर्ड नहीं आया, ओके। दूसरी बात 4 चीजों के लिए स्क्वायर आ गया और ऊपर के लिए एक पिरामिड आ गया, यहाँ पर 5 है तो पेंटागोनल आ गया और एक पिरामिड ऊपर एक नीचे, तो यहाँ पर बाई पिरामिड आ गया, ठीक है ना। ICL3 में क्या था
उसमें तो प्रॉब्लम था, एक्सियल पोजीशन की प्रॉब्लम थी, तो इक्वेटोरियल पे लाए एलपी को, लोन पेयर को, उस केस में क्या हुआ, बेंड टी बना। तो ये तीन चीज ही इंपॉर्टेंट है, यही चीज आपकी पूरी इसमें लिखी है। देखिए आपको एक्स एक्स 3 में चारों में बेंड टी लिखा है, एक्स एक्स 5 में दोनों 1 2 3 तीनों में स्क्वायर पिरामिड लिखा है, एक्स एक्स 7 में देखिए एक ही है और उसमें लिखा है पिरामिडल ए पेंटागोनल बाई पिरामिड। ओके, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज इसकी जो लिखी है वो 4-5 चीजें लिखी है, जितने अभी मैंने प्रोडक्ट बताया, आई एफ एक्स एक्स डैश का क्यूब, एक्स एक्स डैश का 5, एक्स एक्स डैश 7, ये सारे ही कोवेलेंट का मॉलिक्यूल। अभी हमने बनाया जो बॉन्ड थे वो सारे बॉन्ड कोवेलेंट थे, कहीं पे आयंस का कोई रिलेशन नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सब जगह इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। जहां इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो सब चीज कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं। दूसरी बात, सबका जो नेचर है वो है डायमैग्नेटिक इन नेचर है, मैग्नेटिज्म की बात है। दूसरी बात, वोलेटाइल सॉलिड है या लिक्विड है, ठीक है ना, वोलेटाइल सॉलिड है या लिक्विड है। बट ClF ये गैस है, ये मैंने अभी बताया था, मैंने गैस फॉर्म में रहता है। ये 298 केल्विन है हमारा रूम टेम्परेचर, इस पे ClF गैस है, अदरवाइज सारे कैसे हैं, वोलेटाइल सॉलिड है लिक्विड। वोलेटिलिटी उसके लिए होती है जो आप देख रहे हैं कि जो वोलेटाइल मतलब जल्दी से ब्रेक करेगा बॉन्ड को और जल्दी से अपनी फेज चेंज करेगा। ये लिक्विड है तो गैस में आएगा, सॉलिड है तो लिक्विड में आएगा, फिर लिक्विड से गैस में आएगा, मतलब इतनी वोलेटिलिटी है। हमारे यहाँ जितने भी हेलोजन पड़े हुए हैं ये आप देखेंगे अजीब सी मतलब स्मेल पैदा करते हैं। रूम टेम्परेचर पे ही क्या होता है, ये तो गैस बन जाता है, इसको थोड़ा सा गर्मी मिल जाए, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये इसकी वेपर बनने लगती है, ठीक है ना, इनकी सॉलिड से लिक्विड बनने लगता है, तो ये वोलेटाइल है। रिएक्टिविटी देखिए आप, एक्स और एक्स डैश की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, किससे, एक्स I2 से। जैसे आगे क्वेश्चन भी लिखा हुआ है आपके इसमें कि इसमें लिखा है कि टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है कि why ICl is more reactive than I2, ICL more reactive than I2। तो इसमें क्या लिखा गया है कि I2 का तो बॉन्ड जो है इसमें क्या है, पहली बात तो कोवेलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इन दोनों के बीच में 0 है, ठीक है ना, कोई ऐसा नहीं कि बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा मतलब आतुर हो, पर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इस केस में क्या होगा, हल्की सी पोलैरिटी आएगी तो जल्दी टूटेगा ये बॉन्ड ICl, तो रिएक्टिविटी इनकी बहुत ज्यादा होती है। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, इजीली क्या हुआ, शेयरिंग कर लिया आराम से, पर यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है तो बॉन्ड डिसोसिएशन जल्दी होगा, है ना, तो बॉन्ड डिसोसिएशन होगा, इसका मतलब ये बॉन्ड कमजोर है, कमजोर बॉन्ड है जल्दी टूटेगा, इसका मतलब ज्यादा रिएक्टिव है, तो रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होती है, इनकी कम होती है, ठीक है ना। इसमें I2 इसकी जगह I2 की जगह ब्रोमीन होगा, Br2 तो भी और Cl2, इन तीनों की के केस में ये लगता है, F2 के केस में नहीं लगेगा, क्योंकि F2 तो वैसे ही इंटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्लिक्ट के कारण से वैसे ही कमजोर बॉन्ड है F और F में क्या होता है, ये इस तरीके से बहुत पास है, ये फ्लोरीन है, इनके इलेक्ट्रॉन्स बहुत पास है, इनके बीच में पहले से कॉन्फ्लिक्ट है, ये पहले से टूटना चाहता है, मतलब यहाँ क्या बताया था मैंने, ये नहीं जल्दी टूटना चाहता है, ये जल्दी टूटना चाहता है, पर इस केस में फ्लोरीन में ऐसा नहीं है, ये भी जल्दी टूटना चाहता है। तो फ्लोरीन के अलावा ये फॉर्मूला 3 चीज पे लागू होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मॉलिक्यूल अगर मैं इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाऊं तो वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, ये बात लिखी हुई। और इसके लिए वो क्या लिखा है कि ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, बॉन्ड एंथैल्पी जो है रिक्वायर्ड बहुत कम है, ठीक है ना, लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल जल्दी टूटेगा तो मोर रिएक्टिव है, इसके कारण से रिएक्टिविटी बताई गई है, ठीक है ना। एक और चीज बताई गई है कि हेलोजन कंपाउंड बनाने में ये जो इनके बीच में कैसा के बनेगा ये प्रोडक्ट, तो हमने रिएक्शन लिखी है, क्या लिखा है, इंटर हेलोजन कंपाउंड जब भी वाटर से ट्रीट करेंगे, सिंपल सी बात है H+ आयन तो देना ही है उनको, तो वो क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे, H और X डैश, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, ये X डैश है, ये डैश है और ये डैश है ना, और डैश के बारे में हमने कहा था स्मॉलर होता है, X के बारे में कहा था ये लार्जर साइज हेलोजन है, और ये लार्जर साइज हेलोजन अपना इलेक्ट्रॉन कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो ऑब्वियसली एनायन बनाएंगे, तो एनायन जो बना रहे हैं ये लार्जर साइज वाले एनायन बना रहे हैं, यहाँ डैश नहीं है X, ये ओनली X है, कोई डैश नहीं है, वो वाला एनायन है।
अगर मैं इसकी जगह एक्स डैश लेता हूं तब क्या बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये हाइपोहेलाइट बनेगा, है ना। इसके केस में क्या होगा, हाइपोहेलाइट। ये बात मैंने आपको इससे पहले जब ऑक्सो एसिड पढ़ाया था उसमें बताया था, ठीक है ना। HOF, HOCl, HOBr, HOI, है ना, हाइपोहेलस एसिड बनाया था। तो यहाँ पे भी वही वर्ड है, ये थोड़ा सा वर्ड में हल्का ये चेंज है, आइड सब जगह लिखा हुआ देखो TE लिखा है, बस इतना सा चेंज है, बाकी सेम चीज है वो, हाइपोहेलस, है ना। तो यहाँ पे हाइपोहेलाइट। अगर मैं इसकी जगह X3 लूं तब क्या बनेगा, तब यहाँ पर प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। क्या चेंज आएगा, सिंपल सी बात है, वो जो 3 आएगा तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 5 आ जाएगा तो यहाँ भी हल्का सा चेंज आएगा, और यहाँ 7 आ गया। तो उससे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, इस केस में तो बनेगा हेलाइट, हाइपोहेलाइट। अगर 3 के केस में बनेगा हेलाइट, और इसी तरीके से अगर 5 लेंगे तो बनेगा हेलेट, और 7 ले लेंगे तब बनेगा पर हेलेट। तो इंपॉर्टेंट बात है, हम x डैश की जगह क्या ले रहे हैं, x डैश लिया तो हाइपोहेलाइट, x डैश का क्यूब लिया 3 तो नया प्रोडक्ट बना हेलाइट, वहां पे अलग चेंज होगा। यहाँ मैं 5 लूंगा तो वहां एक नया बनेगा, उसका नाम है हेलेट। अगर मैं इसकी जगह 7 लूंगा तो वहां बनेगा पर हेलेट, सिंपल। पर इंपॉर्टेंट बात क्या हुई, इंपॉर्टेंट बात हुई कि ये जो चीज है वो क्या चीज है, ये लार्जर साइज है, इसी से बना है वो x माइनस, और x माइनस से ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना। जितना ज्यादा होगा उस हिसाब से ये स्मॉलर जितना ज्यादा होगा उस हिसाब से प्रोडक्ट में थोड़ा सा चेंज आएगा। ये चीज आपकी बुक में लिखा है जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और एक अब इसके आगे यूजेज, इसके अलावा सब कुछ पढ़ा दिया। यूजेज क्या काम आएगा, तो यहां पर आप देखना कि ये यूजेज में लिखा है आपके, पहला नॉन एक्वस सोलवेंट। अभी कैसे, जैसे यूजेज लिखा है नॉन एक्वस सोलवेंट, इसका क्या मीनिंग होता है, नॉन एक्वस, एक्वा का मतलब होता है वाटर, और यहाँ पे नॉन एक्वस का मतलब वाटर से कोई रिलेशन नहीं। नॉन एक्वस सॉल्यूशन लेना, सॉल्वेंट लेना है, मतलब किसी चीज को पानी में घोल सकते हैं तो कर देंगे, इसको नहीं घोल सकते पानी में और उसके लिए आपको मीडियम चाहिए कि घोलना तो है, ये सॉल्वेंट चाहिए, तब आप देना इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का जो सॉल्वेंट है वो यूज करते हैं। तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का मतलब जिसमें घोला गया, जिसमें घोला जाना है वो सॉल्वेंट कहलाता है। अक्सर जगह H2 काम में ले लेते हैं मैक्सिमम जगह, पर जहाँ नहीं है नॉन एक्वस सॉल्वेंट के लिए इनको यूज करते हैं। जो हम अभी जो पढ़ाया मैंने जितने भी इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ये एक बहुत अच्छा फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। फ्लोरिनेशन का मतलब समझिए, ये यूरेनियम है, ये UF6 है, तो इसमें चेंज क्या आया है, यूरेनियम के साथ में फ्लोरीन ऐड हो गया है। जब हम ऑक्सीजन का ऐड होना बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जब ऐड होता है तो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ फ्लोरीन का ऐड होना इसको बोलते हैं फ्लोरिनेशन। यूरेनियम में जब इससे रिएक्शन करवाते हैं, इस ये क्या है, फ्लोरिनेशन इसका हो रहा है, इसके कारण से हो रहा है, तो ये क्या है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। फ्लोरिनेशन कराने के लिए एजेंट की भूमिका निभाएंगे। These are useful to help the fluorination of the product। इसका फ्लोरिनेशन हो रहा है, फ्लोरिनेशन कैसे समझा है, इसमें फ्लोरीन ऐड हुआ, तो ऐड होकर क्या बनाया, ये बनाया, ठीक है ना। अच्छा इस केस में क्या हो रहा है, ये +6 में आ रहा है, ठीक है ना। अगर ये 0 हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है, तो फ्लोरीन का जुड़ना फ्लोरिनेशन कहलाता है। सिंपल सी बात है, यूरेनियम को जब हम निकालते हैं, जैसे आपने इससे पहले प्लूटोनियम से की नहीं बात की थी, वहां भी फ्लोरिनेशन हुआ था, प्लूटोनियम के साथ में O2F2 का यूज किया था, तो हो तो हेलोजन से क्या रहा ना, या इंटर हेलोजन कंपाउंड है वो यूरेनियम के साथ में रिएक्ट करते हैं और इस तरीके से UF6 बनाएंगे, और इस तरीके से हम क्या करेंगे, एनरिचमेंट ऑफ द यूरेनियम करेंगे। ये एक्चुअली क्या होता है, यूरेनियम ये मतलब एनरिच करना है, एक्चुअली निकल रहा होगा तो उसको हम इस तरीके से कन्वर्ट करके इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं। ये इस तरीके से प्लूटोनियम बाहर की तरफ जा रहा था, ये यूरेनियम का के लिए इस तरीके से यूज हो रहा है। तो यहाँ पे यूरेनियम का फ्लोरिनेटिंग कराकर वो गैस फॉर्म में, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये एक्चुअली में सॉलिड फॉर्म में है, इसको गैस में कन्वर्ट किया है।
इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि UF6 द प्रोडक्शन ऑफ द UF6 इन द एनरिचमेंट ऑफ द यूरेनियम 235, वहां ClF3 या BrF3 दोनों यूज कर सकते हैं, इसकी जगह BrF3 भी यूज कर सकते हैं, पर वो भी क्या है, ये भी इंटर हेलोजन कंपाउंड है, तो ये दोनों का यूज कर रहे हैं एनरिचमेंट। ये आपका इंटर हेलोजन कंपाउंड खत्म होता है। धन्यवाद।